नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर आज सोने की करेंगे, जहां पर और भी गिरावट अब गहराती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि फरवरी की शुरुआत यहां पर ऑलमोस्ट 1960 के साथ हुई थी। 1860 1850 के आसपास पिछले हफ्ते में कारोबार था। 1830 के स्तर अब यहां पर देखने को मिले हैं। क्या ये खरीदारी के सही मौके हैं या फिर और गिरावट का इंतजार करना चाहिए, बताएंगे आपको। साथ ही साथ बात करेंगे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो कि अब मेटल्स में एमसीएक्स लेकर आ रहा है। आज से जिंक वायदा लॉन्च हो जाएगा और बहुत जल्दी यहां पर लेड एल्यूमिनियम भी कतार में है। साथ ही साथ खाने के तेलों के बारे में बात करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ प्राइसेस हमने घटते हुए देखे हैं। यहां पर आगे जाके क्या क्यूज रहेंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, साथ ही एमसीएक्स के हेड ऑफ बेस मेटल्स चित्रांजन रेगे को भी जोड़ेंगे अपने साथ, और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता से भी करेंगे बात यहां पर सोने के प्राइसेस के बारे में। तो शुरुआत सोने के साथ ही कर लेते हैं, और जिस तरह की मुनाफा वसूली है, धर्मेश कैसे देखते हैं आप उसे, क्या और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? डेफिनेटली मनीषा, मुझे अभी भी लग रहा है कि सोने में और गिरावट आ सकती है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि प्रेशराइज कंटिन्यू रहेगा। मेजर कारण है डॉलर। अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छा उछाल देखने मिला है। 101 से ऑलमोस्ट 104 105 की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो तेजी है डॉलर इंडेक्स में, वो कंटिन्यू रहेगी और प्राइस में, स्पेशली ऑन द बुलियन पैक में, आपको गिरावट देखने मिल सकती है। अगर आप ओवरऑल बास्केट देखें, कहीं ना कहीं कोई भी कमोडिटी, स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड से लेके आप कमोडिटीज में कौन से भी देखें, जब डॉलर बढ़ता है तो कमोडिटी में आपको मंदी का आसार देखने मिलता है, और यही हो रहा है। प्लस कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है नहीं, तो मंदी जारी रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1800 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 55,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, यानी कि 1800 से बहुत दूर नहीं है अब यहाँ पर सोना। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? हमने ऑल टाइम हाइस तो यहाँ पर सोने में आते हुए देखे, लेकिन बहुत देर तक वो यहाँ पर टिके नहीं। तो या तो लोगों ने मुनाफा ले लिया है, और ये निचले स्तरों पे जब अब यहाँ पर फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से अब क्या करने की राय है? देखिए, जिस प्रकार से हमने पिछले 10-15 दिनों में जो भी फेड की तरफ से एनपीएफ डेटा आए हैं, या जो उन्होंने सीपीआई इंडेक्स आया है, और कल जिस तरह से जो फेड की कमेंट्री थी, उससे तो ये लगता है कि अब 0.25 बेसिस पॉइंट की जगह पे वो 0.5 बेसिस इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। और यही कारण है कि हम अचानक से गोल्ड में गिरावट देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स एकदम से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल स्पॉट मार्केट में गोल्ड का रहेगा, वो $1820 के आसपास रहेगा, और दूसरा सपोर्ट लेवल मुझे $1781 का लगता है। लेकिन क्या फेड या क्या यूएस गवर्नमेंट अब इस प्रकार से ज्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये कितना जल्दी इसको रिसेशन की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि दीज आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप एकदम लोअर लेवल पे कभी भी बाय नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, नीचे जो सपोर्ट लेवल है उस पे स्टॉप लॉस लगाकर यदि बाइंग करना चाहें तो, क्योंकि मुझे 2023 में एक नई ऐतिहासिक तेजी नजर आती है जो $2050 से $2100 तक लेकर जा सकती है। और सपोर्ट पर कहाँ देख रहे हैं मिस्टर मेहता आप गोल्ड में? 55,900 पर तो है फिलहाल। मुझे जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 55,700 पर लगता है, और जो सेकंड सपोर्ट लेवल है वो 55,200 के आसपास नजर आता है भारतीय बाजारों में, यदि हम यही आईएनआर को, यही रेट से आईएनआर को कन्वर्ट करें। बात यहाँ पर चांदी की भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सोने में इस हफ्ते 2% की गिरावट है, तो चांदी में 2.5% की गिरावट है, और अपने इसी साल के हाई से चांदी में 10.5% की गिरावट अब तक यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। धर्मेश, चांदी पे क्या व्यूज है? देखिए, चांदी 50% बुलियन 50% बेस मेटल कैटेगरी में आ रही है, और अगर आप देखिए दोनों साइड से इसे प्रेशर देखने मिल रहा है, और प्राइस कंटिन्यूसली एक हैमरिंग जोन पे आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस की जो इमीडिएट टारगेट है इसकी अराउंड $21 की रहेगी। मार्केट वहां पे एक बार संभल सकता है, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि $20 के लेवल्स भी आपको देखने, ब्रेक करते हुए देख सकते हो। डोमेस्टिक मार्केट में अगर रुपया फ्लैट रहा तो ये 60,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकता है। तो मैं सोने और चांदी दोनों में मंदी की सलाह दूंगा, बट चांदी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर आप देखें तो चांदी काफी चंचल है और इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अराउंड ₹1,000 का, यानी 66,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और डाउन साइड 63,000 से लेके 60,000 तक के टारगेट के लिए आप चांदी में मंदी करके चल सकते हैं। रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप क्या सजेशन दे रहे हैं सोने चांदी पर अपने क्लाइंट्स को, या फिर अगर कोई ट्रेड लेना हो तो ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है और किस साइड?
डेफिनेटली प्राइसेस में जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में जो उछाल देखने को मिला है, पर्टिकुलर एक थोड़ा रिस्क इमर्ज हो रहा है। साथ में आप अगर चाइना के इंपोर्ट डेटा देखे या इंडिया के इंपोर्ट डेटा देखे, सारे में एक सिग्निफिकेंट गिरावट है। तो फिजिकल डिमांड काफी कम है। साथ में अभी तक जो कुजन था, वो कुजन था कि फंड मैनेजर्स एंड असेट मैनेजर्स एंड उसमें जो बाय हो रहा था, तो इससे थोड़ा बहुत एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिला था। बट लास्ट मंथ के डेटा में भी एक रिफ्लेक्ट हुआ कि एसपीडीआर में नेट सेलिंग था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस में इसका एक दबाव है, वो बना रहेगा। पीपीआई, सीपीआई, रिटेल सेल्स, सारे यूएस के जो डेटा आए हैं ये वीक में, वो मीन्स काफी हॉकिश डेटा है। और साथ में जो फेड की मेंबर्स है उसके स्पीच भी आ रहे हैं, वो भी हॉकिश दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नर्वसनेस दोनों कमोडिटीज में बना रहेगा। गोल्ड में 56 के नियर अबाउट बेच के चले, 56,220 वुड बी स्टॉप लॉस। डाउन साइड मेरा मानना है कि गोल्ड में 55,400 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में आ सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक 1800 का लेवल दिख सकता है। और सिल्वर में थोड़े उछाल 65,300 के करीब बेच के चले, 65,800 के स्टॉप लॉस के साथ 64,200 का टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा। तो मुझे लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स की बढ़त है या जो फेड की पॉलिसी का स्टेंस चेंज होने की उम्मीद है, दोनों से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर बना रहेगा। सुरेंद्र जी, गिरावट की, मुनाफा वसूली की और बेचने की सलाह फिलहाल यहाँ पर सोने चांदी दोनों में निकल के आ रही है, लेकिन भारतीय बाजारों में चाहे वो ज्वेलरी की डिमांड है, ब्राइडल मांग है, इन्वेस्टमेंट है, ई गोल्ड, ई सिल्वर की डिमांड है, उससे आप फिलहाल कैसा इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने जो लगभग 10 दिन पहले एक अच्छा खासा गोल्ड में अपसाइड जो देखा था, ऑलमोस्ट 58,000 के ऊपर जब गोल्ड क्रॉस हो गया था, तो लगातार हम गिरावट देख रहे थे डिमांड के अंदर। लेकिन मैं ये कह दूं कि पिछले 3 या 4 दिनों से बाजार में जबरदस्त वापस ग्राहकी है और बहुत डिमांड बढ़ी है पिछले 2 या 3 दिनों में। आगे जो मैरिज सीजन है उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ी है। और जैसे ही भारतीय बाजारों का एक यूजुअल ट्रेंड है, जैसे ही प्राइसेस में ड्रास्टिक फॉल आता है तो कंज्यूमर बाहर निकलते हैं और खरीदी करते हैं। मुझे लगता है कि जो पिछले महीने के इंपोर्ट के आंकड़े आए थे, जिसमें हमने देखा कि 76% तक इंपोर्ट घटा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम फरवरी महीने में बहुत ही अच्छा इंपोर्ट देखेंगे, क्योंकि डिमांड भी और डिमांड चौतरफा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई पर्टिकुलर साउथ रीजन में डिमांड है। पूरे देश में हमें जो खबरें मिल रही हैं, जो हमारे डेटा डेली सोर्स पे कलेक्ट होते हैं, उसके मुताबिक ग्राहकी बहुत ही अच्छी है। और लोग बड़े बड़े ब्राइडल सेट भी खरीदते हैं, वरना जब डिमांड प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग छोटे सेट ही खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि डिमांड में कोई इतना फर्क अब पड़ेगा नहीं। और जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन दी प्राइसिंग, वो कैश और चेक के प्राइसिंग में जो डिस्पैरिटी भी अब 0 हो चुकी है। ऑलराइट, तो वही मैं एक्चुअली आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि जो डिस्काउंट हमने सोने और चांदी दोनों में आता हुआ देखा था, वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी क्लियर सी बात है कि जब भावों में मुनाफा वसूली आती है, तभी मांग में यहाँ पर बढ़त देखने को मिलती है, जो कि इंडियन मार्केट्स में अब बनता हुआ दिखा भी है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और राय भी देने के लिए प्राइसेस और खरीदारी पर। मूव ऑन करेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अब फिर से MCX लॉन्च करने लगा है। आज जिंक, तो आगे जाके एल्यूमिनियम और लेड की भी यहाँ पर बारी आएगी। हमारे साथ MCX के हेड बेस मेटल चित्रंजन रेगी अब मौजूद हैं। चित्रंजन, हाय, नमस्कार। और क्लियरली बाजार ये चाहता भी था और MCX बाजार की सुन रहा है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर वापस लौटने लगे हैं कि अभी तक अगर आज की ही जिंक की अगर बात करें तो किस तरह की वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन आपने आता हुआ देखा है? हेलो मनीषा, काफी इंतजार था, हमें उम्मीद थी। तो जैसे आपने बताया कि 1700 आज जिंक मिनी, 20 तारीख को एल्यूमिनियम मिनी और 22 को लेड मिनी लॉन्च हुए। अभी तक का बहुत एनकरेजिंग रहा। मेरे ख्याल में जो लास्ट मैंने नंबर देखे थे तो करीब वॉल्यूम 180 करीब लॉट्स का हुआ था। तो क्योंकि ये काफी समय से बाजार इसकी मांग करता रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो MSME सेगमेंट है, जिसको छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिनको मान लिया कि बड़े क्वांटिटी की महीने में जरूरत नहीं थी, जिनको एवरेजिंग की जरूरत रहती है और वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे, तो ये एकदम वाजिब समय पे ऑफर और लॉन्च हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको हमको काफी सपोर्ट मिलेगा।
चित्ररंजन, पहले जो मिनीज चलते थे और अब जो मिनीज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं उसमें कितना फर्क है? बाजार क्लियरली काफी अदर शेप्स एंड ग्रेड्स की भी यहाँ पर मांग करते रहता है, क्या उसको भी आपने उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है? और दूसरी बात ये कि जिस तरह की प्राइस वॉलेटिलिटी है और ऑप्शंस में जिस तरह की मांग भी बाजार से निकल के आई है, उससे आप कैसे देखते हैं? गुड मनीषा। तो इसमें मतलब जो जून 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक जो हमने जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट का स्वरूप देखा था, उसमें सभी, एक लेड को छोड़ दें तो सभी कॉन्ट्रैक्ट में हमारे सिंगल डिलीवरी सेंटर्स हुआ करते थे। अब हम मल्टीपल डिलीवरी सेंटर्स में हैं और मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी तमाम डिलीवरी सेंटर्स को ऐड किया गया है। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, जिंक जो आज लॉन्च हुआ है इसमें सिवाय एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स के जोड़ने के अलावा कोई भी फर्क नहीं है। सेम क्वालिटी, सेम ग्रेड, सेम शेप मतलब इंगट्स 1 टन के बंडल, जो ई रिसीट वगैरह बनेंगी वो 1 टन की बनेंगी, तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। एल्यूमिनियम की बात अगर करें तो जो मंडे को लॉन्च होगा तो उसमें एक जो टी बार्स और सोज जो एक एडिशनल शेप हमने 5 टन के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया हुआ, तो उसका प्रोविजन मिनी में नहीं है। मिनी में इंगट कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा और मल्टीपल डिलीवरी सेंटर रहेंगे। और सेम वे लेड में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली नहीं है। जिंक जैसे चारों सेंटर्स जो हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थाने, कलकत्ता, चेन्नई और इसमें डिलीवरी सेंटर्स है। तो एडिशनल डिलीवरी सेंटर एक एडिशन है कंपेयर टू मतलब ये जो 2019 का जो H2 था, उसमें हमने जो मिनी को जिस स्वरूप में देखा है उसके मुकाबले अभी। ओके, तो क्या डिफरेंसेस हैं प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले? और यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स फंक्शन करेंगे, वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। धर्मेश से भी एक कमेंट ले लेते हैं। धर्मेश, इनफैक्ट ट्रेडर्स तो काफी समय से डिमांड कर रहे थे और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि छोटे ट्रेडर्स जो हैं उनकी ओर से काफी अच्छा पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है। आप क्या कहेंगे? स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशंस एमसीएक्स के लिए, क्योंकि ये काफी अच्छा एक टर्न अराउंड है स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो बेस मेटल में एंटर करे, बट जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंटर करने के लिए मार्जिन भी ज्यादा है और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका होगा जहाँ पे वॉल्यूम ट्रिगर हो सकता है और काफी अच्छी वॉल्यूम भी इसमें आपको देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल एज अ बास्केट डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता था और ये काफी दिनों बाद आया, तो मैं काफी खुश हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ स्पेशली एमसीएक्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये इनफैक्ट M6 के लिए तो अच्छा मूव है ही। इनफैक्ट चित्ररंजन जी, जो साइजेस होंगे वो क्या क्या रहेंगे इसमें, और क्या जिंक, एल्यूमिनियम, लेड जो आगे भी लॉन्च होंगे उनमें भी सेम कैटेगरी ही रहेगी? तो जिंक और लेड इनमें कोई तब्दीली नहीं है। मतलब हमने जो ग्रेड्स और जो शेप, इंगट एक ही शेप है, 1 टन के बंडल में जो डिलीवर होता है वही चीज जिंक मिनी में, वही चीज लेड मिनी में रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सिर्फ एक ही तब्दीली जो एल्यूमिनियम मिनी में होगी, जो मंडे को या 20 तारीख को लॉन्च होगा, उसमें यह है कि जो सोज और टी बार, ये जो एडिशनल एक ग्रेड या शेप जो हमने 5 टन वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो ऐड किया हुआ है, उसका प्रोविजन मिनी में नहीं है। मिनी सिर्फ इंगट कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से तीनों मिनी, चाहे एल्यूमिनियम मिनी है, चाहे जिंक मिनी है, चाहे लेड मिनी है, प्रावधान सिर्फ 1 टन के इंगट बंडल्स का ही है, बाकी कोई दूसरे शेप का प्रोविजन नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये हैं डिटेल्स जिंक मिनी की और जो आगे एल्यूमिनियम और लेड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे उसकी। शुक्रिया चित्ररंजन जी बातचीत करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए हमारे व्यूअर्स को भी, और धर्मेश आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि गोरा तो मौजूद हैं ही, साथ ही डॉक्टर बीवी मेहता भी बने रहेंगे। बातचीत करेंगे एडिबल ऑयल्स की। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे और इससे पहले कि खबरों की तरफ जाएं, रवि आपसे टॉप ट्रेड्स भी लेना चाहेंगे। कैसे देखते हैं आप गुआर, मसाले, खाने के तेल, जहां पर सभी जगह थोड़ा सपोर्ट फिर लौटा है? डेफिनेटली अभी जो कारोबार हो रहा है, इन पर्टिकुलर आज के दिन की जो वॉलेटिलिटी है, उसमें मुझे लग रहा है कि डिप पे आपको बाइंग का ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यूज चल रहा है एल नीनो इम्पैक्ट के, आई थिंक ये आगे जाके काफी एग्रीकल्चर सिस्टम एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एल नीनो रियल में आता है तो मेरे हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन में काफी उसका प्रभाव है वो आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है।
पर्टिकुलर गोअरगम में मेरी रिकमेंडेशन बाई की रहेगी। गोअरगम के जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 12,300 के करीब बाई करें, 12,120 स्टॉप लॉस रखे, ऊपर एक लिमिटेड अपसाइड मुझे 12,600 तक दिख रहे, तो गोअरगम में पहला रिकमेंडेशन बाई का रहेगा। सेकंड धनिया में मेरा सेल का रिकमेंडेशन रहेगा, लगातार अराइवल्स का प्रेशर उसमें बना हुआ है, हाई लेवल पे बिकवाली करे 7,250 के करीब इसके मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करे, डाउन साइड 7,100 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब तक ये कमोडिटी 7,340 के ऊपर क्लोज नहीं होती, मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो धनिया में सेल, वहीं आप गोअरगम में बाई की पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए दोनों पोजीशन ली जा सकती है। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, एक तो क्योंकि मुनाफा वसूली के बाद खरीदारी के मौके हैं, और दूसरा जिस तरह से एल निनो की यहाँ पर बात की जा रही है तो बाजार को उसकी भी काफी चिंता है, जो कि यहाँ पर अप्रैल से इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, अक्टूबर दिसंबर में पीक करेगा, तो यानी कि जो मॉनसून सीजन है वो इसके बिल्कुल बीच में पड़ता है, तो कुछ चिंताएं वहां पर इसको लेकर हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर खाने के तेलों की बात की जाए तो यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है, चाहे वो इम्पोर्ट्स को लेकर है या फिर भावों को लेकर भी है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ सपोर्ट है। हमारे साथ SCA के ED डॉक्टर BV मेहता हैं। डॉक्टर मेहता, अगर पिछले 3 महीने का इंपोर्ट्स देखा जाए तो चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है, पाम तेल है, एक बहुत बड़ा मोटा इजाफा होते हुए हमने देखा है। सबसे पहले तो इन नंबर्स को आप कैसे रीड करते हैं? नहीं, देखिए, ये सरप्राइज हमारे लिए भी एक सरप्राइज है कि भाई हमारी जब भी क्रशिंग सीजन चल रही है तभी 30% का इंक्रीमेंटल इंपोर्ट एक्सेप्ट वो हो ही नहीं सकता था, कैसे हुआ है? उसके एक 2-3 रीजन है। पाम और सोया सनफ्लावर में डिफरेंस था $400-450 का, तो इसके लिए नवंबर और दिसंबर में काफी पाम ऑयल आया इंडिया में, एज इट के पूरा स्टॉक यहीं शिफ्ट कर रहा है। जनवरी में अभी क्या हो रहा है कि भी जो गैप $400-450 रहा था वो $200-250 रहा है, तो सन एंड सोया बिकम्स एट्रैक्टिव, तो सन एंड सोया भी कम से कम 8 लाख टन आया जनवरी में। और उसमें एक और भी नई चीज दिखने मिली, नॉर्मली सोया सनफ्लावर से $100 नीचे चलता है, पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि सनफ्लावर सस्ता है सोया से, इसके लिए रिकॉर्ड 4,61,000 टन सनफ्लावर ऑयल आ गया। और उसका एक और भी रीजन है, जहां वहां जो ब्लैक सी में एक कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर में डर लग रहा है लोगों को कि शायद कभी बंद हो सकता है, इसके लिए रसिया और यूक्रेन ने जितना अपना स्टॉक था ज्यादा से ज्यादा सनफ्लावर का शिफ्ट किया इंडिया की तरफ। तो 3 महीने की जो रिपोर्ट आ रही है इसे अलार्मिंग है हमारे लिए भी, क्योंकि दिस विल ब्रिंग प्रेशर ऑन द प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस। और जो मस्टर्ड है 5,700 5,800 में चल रहा है, हो सकता है कि जब मार्च में पूरा प्रेशर आएगा अराइवल का, तो हो सकता है MSP के नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक इतना एक्सेस स्टॉक है। और स्टॉक भी आप देखें तो कम से कम 30 से 35 लाख का स्टॉक हो गया, जो नॉर्मली 16 से 20 लाख टन का स्टॉक रहता है इंडिया में, वो रियली डबल स्टॉक से अराइवल पिकअप हो रहा है। पर एक ही है कि अभी फरवरी में जो रिपोर्ट आ रही है कि अराइवल कम होगा, कि इतना स्टॉक बढ़ा है इसके लिए अराइवल कम होगा, बट डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न टू द इंडियन बिकॉज ऑफ द एक्सेस इंपोर्ट कपल विद द डोमेस्टिक क्रशिंग। यस मैडम। ओके, तो फिर यानी ओवरऑल आपने कहा प्राइसेस का भी जिक्र किया, तो ओवरऑल फिर प्राइसेस कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे आपने खुद कहा, एक्सेसिव इंपोर्ट्स भी है, अराइवल्स भी हैं, अराइवल्स को लेकर भी अलग अलग तरीके के एंटिसिपेशन है, तो फिर प्राइसेस किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप पूरे पैक के? नहीं, देखिए, ये प्राइस जो अभी चल रही है, हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर बनेगा जब इंडिया के डिमांड कम होगी। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया इतना लिया, इसके लिए प्राइस ठीक ही हुई थी, पर फरवरी मार्च का जो शिपमेंट का लाइनअप है वो कम दिख रहा है, तो उसका एक बाइंग इंडिया का कम होगा, तो उसका एक थोड़ा प्रेशर पे इफेक्ट आएगी। पर एक दूसरा चीज भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, RBD ओलिन का इंपोर्ट इतना बढ़ रहा है, 3 महीने में 6 लाख टन है, पूरे साल में 10 लाख टन आता था। अगर यही चलता रहेगा तो 20 से 25 लाख टन RBD ओलिन आएगा, जो 80 लाख टन का टोटल पाम प्रोडक्ट में, तो इट विल गोइंग टू हीट दी डोमेस्टिक रिफाइनर, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। और अभी एक नई चीज दिख रही है, काफी मैं बात कर रहा हूँ रिफाइनर से, फ्रॉम रिफाइनिंग यूनिट बंद करके खाली पैकर बने हैं, खाली जो इम्पोर्टर RBD ओलिन जो सस्ता हो रहा है, $10-15 सस्ता है, और उसमें अगर आप CPO है तो रिफाइनिंग कॉस्ट लगती है, ये तो रेडी में आपको मिल रहा है $10-15 सस्ता में, तो ज्यादातर RBD ओलिन लेके पैक कर रहे हैं और रिफाइनिंग यूनिट बंद करते हैं या तो पार्टियली ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है।
और इसके लिए हमने बार बार गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट की है कि जो ड्यूटी डिफरेंस आज 8.25% है वो बढ़ा के 15% कर दीजिए, ताकि दैट विल रेगुलेट द एक्सेस इंपोर्ट ऑफ आरबीडी ऑयल इनटू इंडिया। हाँ जी मैडम। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता पहले भी ये चीज कहते रहे हैं, और जो ये ड्यूटी डिफरेंस की बात है ये तो ऑफ कोर्स एससीए काफी समय से उठाता भी रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ अब तक हमने यहाँ पर इसकी कोई इंपैक्ट आते हुए नहीं देखी है, कोई मूव सरकार की तरफ से नहीं है। और जैसे डॉक्टर मेहता कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट हमने ऑलरेडी बाजार में देखा है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है, नई फसल आने वाली है और क्रशर्स या जो क्रशर्स हैं वो यहाँ पर रिफाइनर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लियरली इंडस्ट्री के लिए कुछ चिंताएं वहां पर बनती हुई। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता हमारे साथ बनने के लिए। जाने से पहले क्विक व्यू रवि आपसे लेना चाहेंगे, कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि डॉक्टर मेहता ने कहा एमएसपी के नीचे भाव गिर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है? जरूर से एक और फैक्टर मैं ऐड कर देता हूँ। अभी तक का स्टडी ऐसा बताता है कि जो अल नीनो के साल है उसमें जो सोयाबीन की हार्वेस्टिंग एरिया है ग्लोबली, उसमें 6.5% का इजाफा हुआ है, एज वेल एज उसकी क्रॉप यील्ड है उसमें 1.5% तक का इजाफा हुआ है। तो एक एडिशनल फैक्टर है जो प्राइसेस में आगे जाके प्रेशर कर सकता है, क्योंकि फार्मर्स का काफी रुझान जब अल नीनो ईयर है उसमें सोयाबीन एंड कैस्टर पे बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में एक एडिशनल नेगेटिव फैक्टर भी रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस 5700 के ऊपर सस्टेन हो गए। डाउन साइड मेरा मानना है कि जैसे अराइवल पीक होगी आपको 5200 से 5300 तक के लेवल दिख जाएंगे। तो जो भी फार्मर है या जो भी इंडस्ट्री वाले वो हेज करके चले या अपने माल है उसको ये रिस्क में ध्यान रखे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस में एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए। एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी लोअर लेवल पे सस्टेन हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में आगे जाके 1 से 2 महीने में यहाँ से 8 से 10% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके चलिए, तो ये प्राइसेस पर व्यू है। प्राइसेस यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एडिबल ऑयल्स के हल्के हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो फर्दर प्राइसेस को ड्राइव करेंगे। शुक्रिया मिस्टर मेहता और रवि आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।